आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है सेनेट इंतखाबात, क्या सदारती ऑर्डिनेंस कबलज इंतखाबात धांधली है, कानून की मुहाफिज काली वर्दी, क्यों हो रही है वुकलागर्दी, कोरोना वैक्सीन, पाकिस्तान से वीवीआईपी कल्चर कब खत्म होगा, देश की गुमशुदा पहचान, क्या मौजे अब भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इंतहाई अहम बयान दिया है। DGISPR का कहना है कि फौज को सियासत में मत घसीटें क्योंकि किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे हैं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि हमारा किसी किस्म की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही किसी से कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, लिहाजा फौज को सियासत में मत घसीटें। अब इस किस्म की कियास आराइयां बंद होनी चाहिए और बगैर तहकीक के इस बारे में बात करना किसी को भी जेब नहीं देता है। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से 30 रोज के दौरान यह दूसरा बयान है, एक ही नौयत का दूसरा बयान जारी किया गया है। रवा साल जनवरी में भी उन्होंने इस हवाले से 2 टोक बयान जारी किया था, बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। अब सवाल तो यह उठता है कि पाक फौज को यह बयान आज क्यों जारी करना पड़ा है। फौज को सियासत में कौन घसीट। 5 फरवरी को पीडीएम ने मुजफ्फराबाद में एक पंडाल सजाया था, जहां खिताब करते हुए नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने हुकूमत को मुखातिब करते हुए यह दावा किया था कि उन्हें आईनी तरमीम पर ताउन के लिए टेलीफोन आ रहे हैं, हुकूमत के बड़े फोन कर रहे हैं और हुकूमत से ताउन करने का कहा जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ उस वक्त क्या कह रही थी, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बड़ों को फोन करता है कि भाई प्लीज मेरे से ऑपोजिशन मैनेज नहीं हो रही, जरा एक दबका तो लगाओ। आजकल हमारी जमात को फोन आते हैं, इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं, हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है, उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। अब DGISPR के स्टेटमेंट का ये वो बैकग्राउंड है, ये पस मंजर है मरियम नवाज शरीफ का वो हालिया खिताब है जो मुजफ्फराबाद में उन्होंने किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने भी DGISPR के आज के बयान को खुशायद करार दिया है। उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो क्या कह रहे थे जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। DGISPR ने कहा है कि फौज को सियासत में नहीं घसीटा जाना चाहिए, तो मेरा तो ये मकसद है, ये तो मेरा पार्टी का बुनियादी असूल है कि फौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। हमारा ये मुतालबा है एस्टैब्लिशमेंट ना इलेक्शंस में ना सियासत में हिस्सा डाले। अगर सेनेट इलेक्शंस PTI कंटेस्टेड दीज इलेक्शंस ऑन देयर ओन एंड उनको दूसरी तरफ से कोई मदद नहीं मिला है, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जीत होगा। अब सेनेट इंतखाबात से कबल सियासी बयानात में भी तेजी आ गई है। सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के हवाले से न सिर्फ हुक्मरान जमात बल्कि ऑपोजिशन जमातें भी खासी पुरएतमाद और मुतहर्रिक दिखाई दे रही हैं, लेकिन दीगर इंतखाबात की तरह सेनेट इंतखाबात को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि वो सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट कराना चाहती हैं। ऑपोजिशन जमातें भी सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए ओपन बैलेट तरीकाकार की हामी तो हैं। दोनों की ख्वाहिश के बावजूद कानून साजी का अमल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हुकूमत ने आइन में तरमीम के लिए पार्लियामान से रुजू करने की बजाय ऑपोजिशन से मुशावरत को नजरअंदाज करते हुए सेनेट इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। जब सदारती रेफरेंस जारी किया गया, केस की अदालत में समाअत के साथ ही हुकूमत एक बिल लेकर कौमी असम्बली में पहुंच गई, जहां ऑपोजिशन को बहस का मौका नहीं दिया गया। और ऑपोजिशन तो पहले ही ये कह रही है कि हमें कॉर्नर्ड किया जाता है, जिस पर पार्लियामान का माहौल कशीदा हुआ, लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिला, तकम पेल भी हुई। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसी दौरान 6 फरवरी को सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस को इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 का नाम दिया गया है, जो ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत करता है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक ओपन वोटिंग की सूरत में सियासी जमात का सरबराह या नुमाइंदा वोट देखने की दरखास्त कर सकेगा और वाज़ेह किया गया है कि अदालत उज़्मा से सेनेट इंतखाबात आइन की शिक 226 के मुताबिक राय होती तो खुफिया वोटिंग होगी। उधर आज सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान हुकूमत की जानिब से जारी किए गए ऑर्डिनेंस का नोटिस लिया है और कहा है कि हुकूमत को ऑर्डिनेंस जारी करने से नहीं रोका जा सकता। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरखास्त को भी सुन लेते हैं और इस पर नोटिस जारी कर देते हैं, लगता है कि ऑर्डिनेंस मफरूजे के उसूल पर मबनी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑर्डिनेंस तो अदालती राय से मशरूत है, हुकूमत ने ऑर्डिनेंस कयास आराइयों को सामने रखते हुए जारी किया है। मालूम नहीं है कि ऑर्डिनेंस कैसे जारी हुआ, लेकिन ऑर्डिनेंस तो जारी हो चुका है। हुकूमत को
कोऑर्डिनेशन जारी करने से मुतालिक, मतलब जो ऑर्डिनेंस है इससे मुतालिक रोक तो कोई नहीं सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि अगर अदालत ने राय दी कि सेनेट इलेक्शन आर्टिकल 226 में नहीं आता है तो ये ऑर्डिनेंस बरकरार रहेगा, यानी मशरूत है। अदालत का फैसला आता है तो ऑर्डिनेंस बरकरार रहेगा, अगर इसके बरखिलाफ फैसला आता है तो लैप्स हो जाएगा। अगर ऑर्डिनेंस में कोई तजाद है और अदालती रेफरेंस का जवाब नफी में है तो फिर ये खुद ब खुद गैर मौसर हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसी दौरान आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से वो क्या कह रहे थे और ऑपोजिशन का मौकिफ क्या सामने आ रहा है, जरा ऑपोजिशन के वो तमाम तर स्टेटमेंट्स इसके बाद आपके सामने रखते हैं। इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं सिंध हुकूमत के थ्रू, साबिक चेयरमैन रजा रबानी के थ्रू। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको ओपन वोट में भी टफ टाइम दे। हम हर माल में मुकाबला करेंगे, हम हर हाल में इनको एक्सपोज करने की कोशिश जरूर करेंगे। कोर्ट में एक मसला ज़ेर समाअत है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल किया हुआ है कि शो ऑफ हैंड से नहीं हो सकता, दूसरी तरफ उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जबकि असेंबली का इजलास जारी था। सदारती ऑर्डिनेंस एक तरफ पाकिस्तान के आइन पे बदतरीन हमला है तो दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट की आजादी पर भी बदतरीन हमला है। अब अदालत के नोटिस, ऑपोजिशन के तहफ्फुज़ात के बाद सवाल पैदा होता है कि हुकूमत आइन में किस किस्म की तरमीम करेगी, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन हो सकता है। इस हवाले से मुशीर कानून बाबर अवान बड़ा कैटेगोरिकली कह सके हैं कि किस तरह आर्टिकल 226 के अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की जगह ओपन बैलेट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। बाबर अवान इस हवाले से क्या राय दे चुके हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। आइन के आर्टिकल 59(2) में एक तरमीम हम ला रहे हैं। जो आइन है 1973 का, उसके मुताबिक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हम इस लफ्ज की बजाय ओपन वोट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से वोटिंग छुपी हुई नहीं रहेगी। अब एक मामला है जो अदालत में ज़ेर समाअत है, जिस पर पार्लियामान का इत्तफाक नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं हो पाया है। इस मामले पर सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने के क्या मकासद हो सकते हैं? क्या पार्लियामान को बिल्डोज करने की कोशिश की जा रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहले सदारती रेफरेंस भेजा जाता है, उसके बाद पार्लियामान में लाकर सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाता है? क्या प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है? ऐसे बहुत सारे मामला। और फिर इस ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत क्या है, इस पर कानूनी राय भी लेने की कोशिश करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब चैलेंज कर रही है तो किन ग्राउंड्स पर करने जा रही है? साबिका चेयरमैन सेनेट भी हमें इस ब्रेक के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सदारती रेफरेंस ज़ेर समाअत ओपन बैलेट से मुताल्लिक हुकूमत की तरफ से एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर देना, क्या ये मुनासिब इक़दाम है? बिल्कुल नहीं। जब एक चीज ऑलरेडी सब जुडिस है, वो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है, फैसला करना है, तो आप उसके बरखिलाफ एक कोई ऑर्डिनेंस इशू करते हैं जो कि एक किस्म का अंग्रेजी में जिसको कहते हैं प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है। वो यकीनन सरासर कानूनी लिहाज से बिल्कुल गलत है और वैसे भी अखलाकी तौर पे भी वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट की एक किस्म की बेइज्जती है। तो शाइक उस्मानी साहब, आपको नहीं लगता कि फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस ऑर्डिनेंस को सेट असाइड कर देगी, कलअदम करार दे देगी? और आज जब हेयरिंग हुई है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला भी कर सकती थी। अभी मैंने टीवी में देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि इन्होंने मशरूत कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, इस वजह से हम इसको कलअदम नहीं करार देंगे, वरना हमने कलअदम करार दिया होता। बासूरत अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने तो चला गया है, ये ऑर्डिनेंस चला गया है। एक पिटिशन तो JUI ने फाइल की है, दूसरी पिटिशन शायद पीपल्स पार्टी ने भी फाइल की है। जी, पीपल्स पार्टी इसको चैलेंज करने जा रही है। जी हाँ, जा रही है। तो अब ये बासूरत ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा और
यकीनन सुप्रीम कोर्ट इसी नतीजे पे पहुंचेगी कि ये ऑर्डिनेंस जो पब्लिश किया गया है उसकी कोई बेसिस नहीं थी और वो एक किस्म का बदनीयती पे मबनी था, जो अपने मकसद के लिए, सियासी मकसद के लिए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट आइन की शिक के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस पाया। अच्छा देखिए सर, ये आईनी तरमीम का मामला है। आर्टिकल 226 के अंदर अमेंडमेंट की बात हो रही है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से होना है। अब उसके ऊपर हुकूमत ने सदारती रेफरेंस भी जारी करके देख लिया, उसको पार्लियामान में लाकर उस पर बहस भी नहीं की और फिर पार्लियामान का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने के बाद सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाता है। और सदारती ऑर्डिनेंस जैसे आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी है एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट में सब जो सहमत है, तो ऐसे में आपको लगता है कि हुकूमत जो करना चाह रही है, ओपन बैलेट के जरिए से सेनेट इंतखाब चाहती है, वो कराने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल में तो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आइन में तो जो शिक है इसके मुतालिक वो बड़ी क्लियर है। वो कहती है कि सिवाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के और सारे इलेक्शन जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, उसमें कोई एम्बिग्यूटी किसी टाइप की नहीं है। और उस सूरत में कोई भी चीज़ जो लाई जाए किसी कानून के तहत वो कलअदम करार हो जाएगी। तो बहरसूरत आखिर में इलेक्शन जो होंगे सेनेट के लिए, वो सेनेट के जो इलेक्शन होंगे वो आइन के मुताबिक होंगे, जो कि साफ कहता है कि सीक्रेट बैलेट से होंगे। अच्छा शाइक उस्मानी साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आर्टिकल 226 के अंदर क्योंकि सेनेट इंतखाब से कहा जा रहा है कि उसका जिक्र नहीं है, तो ऐसे मामले पर जहां आइन खामोश हो वहां सुप्रीम कोर्ट से जो है वो राय ली जाती है। तो आपको लगता है कि इस मामले में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट राय दे सकती है कि ठीक है कि अब की बार आप इसको ऑर्डिनेंस के जरिए से कर दें और उसके बाद फिर पार्लियामान के अंदर कानून साजी की जाए और फिर इसको आइन का हिस्सा बना दिया जाए? नहीं, देखिए बात असल में यहाँ पे ये है कि जो अगर आप आर्टिकल 2 पढ़ें तो उसमें कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रखी गई है। उसमें सिर्फ कहा गया है कि सिवाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के और किसी चीज़ की बात नहीं की गई, बाकी सारे इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। तो उसमें तो कोई गुंजाइश, कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं। उस सूरत में मेरे ख्याल में तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपके वक्त के लिए। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद थे, इस तमाम तर मामले पर अपना लीगल ओपिनियन दे रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिका चेयरमैन सेनेट तहीर हुसैन बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदारती ऑर्डिनेंस किन ग्राउंड्स पर चैलेंज करने का फैसला किया है? शुक्रिया। पहली बुनियादी बात तो यह है कि हम इस ऑर्डिनेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं और इसीलिए हम इसको चैलेंज करना चाहते हैं। और सेकेंडली ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है ये सेनेट के इलेक्शंस को मुतराज़ा बनाने के लिए किया गया है और ये गवर्नमेंट जो है ये बुखलाहट का शिकार है, ये घबराहट का शिकार है और इनकी जो लीगल टीम है वो लीगल इश्यूज़ को और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को समझ नहीं पा रही कि जब पहले आपने एक रेफरेंस फाइल किया एडवाइजरी कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट के पास, वो अभी पेंडिंग था, आप फिर आगे कि आप आएंगे अमेंडमेंट लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में और आपने एक बिल मूव किया, वो भी अभी अब ये अधूरा था और फिर आप आगे इस रेफरेंस ऑर्डिनेंस की तरफ। ऑर्डिनेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट का तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में ही दर्ज है और वो इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है और वो भी दोनों हाउसेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो करनी है वो 2/3 मेजॉरिटी से करनी है और इंडिपेंडेंटली करनी है। जॉइंट सेशन भी उसके लिए नहीं हो सकता और ना ही सदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। बुखारी साहब, ये बात ठीक है कि मामला पार्लियामान के अंदर हल होना चाहिए और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से होगा, लेकिन जिस वक्त ऑपोजिशन हुकूमत से ताउन के लिए तैयार नहीं है तो डोंट यू थिंक कि हुकूमत इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन कि वो ऑर्डिनेंस जारी करे या फिर सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजे? नहीं, फिर हम ये चाहते हैं कि ये अपने पार्लियामान को चलाने का रवैया देखें। ये 2.5 साल सोए रहे और आज 2.5 साल के बाद अभी देखें एक और बात, कॉन्स्टिट्यूशन में सदर के पास जो इख्तियार है ऑर्डिनेंस जारी करने का वो भी बड़ा लिमिटेड इख्तियार है। लिमिटेड इख्तियार ये, पहली बात ये
कि कोई इमरजेंसी एक्सीजेंसी हो और पार्लियामान के दोनों हाउसेस इन सेशन में ना हो तो वो इमरजेंसी में वो ऑर्डिनेंस लेके आया जाए। ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी ऑर्डिनेंस आने के लिए? इसके लिए ये पेशबंदी पहले कर सकते थे, लेजिस्लेशन पहले कर सकते थे, और फिर जब रेफरेंस फाइल हुआ था तो उसको वेट क्यों नहीं किया उन्होंने? उसका इंतज़ार करते। तो आया इनको एतबार नहीं था या इनको एतमाद नहीं था कि हमारे हक में जजमेंट आएगी, फिर लेजिस्लेशन की तरफ आ गए। हम ये चाहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स आए, तो इन्होंने सिर्फ ये कन्फाइन सेनेट के इलेक्शन के लिए क्यों नहीं रखा कि डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन का इलेक्शन भी ओपन बैलेट से होना चाहिए। आज ये बताएंगे कि संजरानी का जो नो कॉन्फिडेंस था उसमें इन्होंने क्या तरीका इस्तेमाल किया, लोगों को विन ओवर किया, बाय ओवर किया, प्रेशराइज किया, और फिर जरा हिम्मत करें कि किन लोगों को विन ओवर कर सके, डिस्क्लोज करें ना उनका नाम। अगर ये शफाफियत चाहते हैं तो ये सिर्फ क्यों कन्फाइन करना चाहते हैं? इनको अपने मेंबर्स पे एतमाद नहीं है। और फिर एक और बात आपको इंपॉर्टेंट बता दूं मैं, अगर ये बुखारी साहब इसका मतलब ये है कि फिर ऑपोजिशन चाहती नहीं है कि सेनेट इंतखाब ओपन बैलेट से हो और वोटों की खरीदो फरोख्त रुक सके, फिर ऑपोजिशन नहीं चाहती कि मामला ओपन बैलेट से होना चाहिए। मेरा प्रिंसिपल स्टैंड यह है कि कानून जो मौजूद है इसकी मौजूदगी में ओपन बैलेट से नहीं हो सकता। हाँ, इसमें अमेंडमेंट लाई जाए। मेरा प्रिंसिपल स्टैंड यह है कि कानून जो मौजूद है इसकी मौजूदगी में ओपन बैलेट से नहीं हो सकता। हाँ, इसमें अमेंडमेंट लाई जाए। और आप ये देखें कि ये हुक्मरान जो बैठे हैं, आप देखें इस पाकिस्तान के जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, इसमें देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कंसेंसस से ये आइन बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम कंसेंसस से की। ये हुक्मरान देखें कि ये तो बात नहीं करना चाहते, जो पार्लियामान के पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, मेंबर्स से बात करना नहीं चाहते। और फिर जब पता है इनको कि हमारे पास तादाद नहीं है तो ये क्यों इन्होंने लेजिस्लेशन मूव की? पहले ऑन बोर्ड लेते पॉलिटिकल पार्टीज को। ये सिर्फ ये दिस इज मॉकरी, ये मुनाफिकत की बात है, ये बदनीति की बात है। और ये खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। वो कहते हैं कि बैलेट से इंतखाब चाहते हैं लेकिन हुकूमत को घर भेजने के बाद। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती नहीं है ओपन बैलेट से हल होना चाहिए। क्या वाकई ये प्रिंसिपल पोजीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि ओपन बैलेट से सेनेट इंतखाब होना ही नहीं चाहिए? देखिए, इस पाकिस्तान नहीं सिर्फ आप नहीं सिर्फ आप सेनेट के इंतखाबात क्यों, आप देखें दुनिया भर में इंतखाबात सीक्रेट बैलेट से होते हैं। फिर आपको अगर ये बात करनी है तो फिर लोकल बॉडीज के भी आपको ओपन करने पड़ जाएंगे। फिर आपको जो यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हैं उनके लिए भी आपको करने पड़ जाएंगे। आप देखें कि जो इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर थी, आप मुआशरे में दुश्मनियाँ, मुखालफतें ये बढ़ाना चाहते हैं, इसमें पोलराइजेशन चाहते हैं आप सोसाइटी में, आप ये चाहते हैं इसको ओपन करके। खुदा रहा उस इंटेंशन को देखे, इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज इंटेंशन है कि। और फिर बात यह है कि ये इख्तियार तो स्वाय उन 3 कंडीशंस के मेंबर के पास होता है कि वो अपनी मर्जी से अपना वोट इस्तेमाल कर सके। हाँ, ये खरीदारी का डर है तो इनको डर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई डर नहीं है। हमारे जो MPAs है और MNAs है, हमें उन पर एतमाद है, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वो वोट डालते हैं। ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानबत्ती का कुंभा उन्होंने जोड़ा। देखिए बुखारी साहब जब पीठ इदारों की सियासत में मुदाखलत का इल्जाम लगाती है तो आपको नहीं लगता कि सेनेट इंतखाबात में कम अज कम ओपन बैलेट से इदारों की सियासत में मुदाखलत का जो तासुर है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, अगर बिल्कुल जीरो नहीं किया जा सकता? तो यही बात ये मैं करना चाहता हूँ कि इसीलिए जो PDM कहती है कि एक्सटर्नल फोर्सेस को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमें इस किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। हम चेयरमैन ने आज भी कहा कि जी हम नहीं समझते कि फौज को का कोई रोल सियासत में है। फौज एक बड़ा महज़ब और बड़ा आला अदारा है, हमारा तमाम तर डिफेंस उस पर मुनसर करता है। वो बड़ा एक रिस्पेक्टफुल अदारा है और हम समझते हैं कि ये आए दिन प्राइम मिनिस्टर कहता है हम और फौज एक ऑन बोर्ड है एक पेज पे, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तमाम अदारे सबसर्विएंट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है और वो स्टेट ऑर्गन्स के बारे में कैटेगोरिकली वो पैरामीटर्स डिफाइंड है कि किस अदारे का क्या रोल है।
आपने कहा कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने अरकान पर एतमाद है, तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसमें क्या हुआ था? उसमें कौन डेविएट हो गया था? राइट लेफ्ट कौन हो रहा था? उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे? हमें एतमाद था, लेकिन जिन फोर्सेस ने, जिन कुव्वतों ने उनको विनोवर किया, उनको प्रेशराइज किया, उनको परसुएट किया, वो जिम्मेदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गुनहगार नहीं है। गुनहगार तो वो लोग हैं जो बिक गए या प्रेशर में आ गए या वो दूसरी जानिब किसी और रीजन की वजह से चले गए, वो जिम्मेदार है, या जिन लोगों ने। तो फिर इस बार बुखारी साहब क्या जमानत है कि सेनेट बात के अंदर वो आपके अरकान को विनोवर नहीं करेंगे और वो कुव्वतें अपना किरदार अदा नहीं करेंगी सेनेट इंतखाबात के अंदर? देखें ना, ये फौज को, उसके तर्जुमान को इस पे गौर करना चाहिए कि क्यों इस किस्म की बात होती है। ये तो उनको भी गौर करना चाहिए। जब ये मौजूदा हुक्मरान कहे कि हम एक पेज पे है, हर इशू पे फौज को इन्वॉल्व करें, और इनकी नाकामियां हैं, जो इनकी बैड गवर्नेंस है, जो इनकी मईशत की इन्होंने बुरा हाल कर दिया, तो फिर जब ये कहेगी कि हमें सपोर्ट है फौज की सपोर्ट आईनी इदारों को है, फौज की सपोर्ट किसी फर्द वाहिद को नहीं है। और हम समझते हैं कि फौज का कोई रोल सियासत में नहीं है। फौज हमारे मुल्क के लिए दफा के लिए है, एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए है, और वो बहुत मोतबर इदारा है, और उसकी जो इज्जत और एहतराम है उस सब के लिए लाजिम है, और हम तमाम करते हैं। लेकिन हम साथ ये भी कहते हैं कि फ़ौज को इस बात पे गौर करना चाहिए, फ़ौज के ज़िम्मेदारान को गौर करना चाहिए कि मुआशरे में ऐसी बात अगर कोई आती है तो उसके रीजंस क्या है, उसको ज़रूर डिग आउट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिका चेयरमैन सेनेट तहीर हुसैन बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कानून के सिपाही वकलागर्दी पर क्यों उतर आए। बड़ा मामला, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई तकलीफदेह मनाजिर देखे गए। शाने पर कोट लटकाए वकला हाथों में पत्थर उठाए अदालत की जानिब बढ़ रहे थे। ये वो वकला थे जिन्होंने कराची से खैबर, गिलगित से गवादर तक कानून की बालादस्ती के लिए अपने सीने पर गोलियां खाई थी, जो लाठी चार्ज सह चुके हैं, जो पत्थरों, गोलियों और लाठियों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहे हैं, जिनकी तारीख अदलिया बहाली तहरीक की तरह रोशन है, मगर आज ये खुद हाथों में पत्थर और लाठियां उठाए आगे बढ़ रहे थे। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। कानून के सिपाही कानून को रौंदते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ब्लॉक में दाखिल हो गए। उनके ब्लॉक पर पथराव किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह कई घंटे अपने ऑफिस में महसूर होकर रह गए। कानून के सिपाही वकलागर्दी पर क्यों उतर आए? सवाल तो बड़ा सादा सा है। इस वकलागर्दी के पीछे गुज़श्ता रात कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक कार्रवाई थी। सीडीए की इस कार्रवाई के दौरान तजावुजात मिसमार की गई। इन्हीं तजावुजात में वकला की चेंबर भी थे। सरकारी जमीन पर दफ्तर कायम करके और नोटिस भेजने के बावजूद जगह खाली ना करने पर कार्रवाई हुई तो कानून के सिपाही कानून शकन बन गए। वकलागर्दी की ये कोई पहली दास्तान तो नहीं है। कानून शिकनी का ये कोई वाहिद वाकया नहीं है। वकला ने लाठियां, घूंसे और पत्थर पहली बार नहीं बरसाए, बल्कि रोजाना ही इस मुल्क में ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहते हैं जब कानून की किताब के सफ़े भी खामोश हो जाते हैं। 11 दिसंबर 2019 के दिन वकला की तारीख के स्याह तरीन दिन के नाम से याद किया जाता है, जब दर्जनों वकला लाठियां और पत्थर उठाए लाहौर के इदारा अमराज़े कल्ब पर चढ़ दौड़े थे। हाथों में डंडे और लाठियां उठाए वकला ने PIC का इमरजेंसी गेट तोड़कर अस्पताल पर धावा बोला था, तोड़ फोड़ की थी, मुतादिद गाड़ियों के शीशे तोड़े थे, जबकि पुलिस वैन को नजर आतिश किया गया था। वकला ने हमले के दौरान खातून डॉक्टर समेत तकरीबन 4 डॉक्टर्स के सर फोड़े थे। पुलिस वकला का मुंह तकती रही थी। मरीज और लवाहिकीन आहो बुका करते रहे, वकला के सामने हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। 6 मरीज जान की बाजी हार गए। आम शहरियों से बदतमीजी और मगरूराना लहजे में मशहूर उस वक्त सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने वकला से उसी लहजे में बात करने की कोशिश की तो मामलात और बिगड़ गए। वकला ने फयाजुल हसन चौहान के बाल नोचे और थप्पड़ भी रसीद किए, जिस पर सूबाई वजीर को भागकर जान बचाना पड़ी थी। ये कोई दूर का वाकया नहीं है, ये 2019 की बात है। ये वाकयात का जायजा लिया जाए तो गुज़श्ता 10 साल के दौरान लड़ाई झगड़ों के 263 वाकयात में दर्जनों अफराद वकीलों के हाथों जख्मी हुए हैं। ताम ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान 2080 वकला के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। सिर्फ लाहौर में वकला ने 122 पुलिस एहलकारों और अफसरान को तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि मजमूई तौर पर ऐसे 150 वाकयात रूनुमा हुए हैं। 2011 से 2020 के दौरान पुलिस, अदालती अमले और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के दर्जनों अफराद वकला के हाथों जख्मी हुए हैं। वकलागर्दी की ना तो ये दास्तान नहीं है और ना ही इसकी रोकथाम के लिए वादे पहली बार किए जा रहे हैं। बड़ी शाहराहों से लेकर छोटी गलियों तक, बाजारों से लेकर अस्पतालों तक कोई भी जगह वकलागर्दी से महफूज नहीं है।
15 मार्च 2009 को जिस आजाद अदलिया की बुनियाद रखी गई थी, वो अदलिया कहीं खो सी गई है। वो वकीला अब ढूंढे से नहीं मिल रहा है। वकीला कानून के वो सिपाही हैं जिनसे चैम्बर में बैठे जजेस भी महफूज नहीं है। जज को उनके चैम्बर में तशद्दुद का निशाना बना दिया जाता है। साइलिन को भी कहीं अमा मयसर नहीं है। ये हो क्यों रहा है, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे और खासतौर पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ है इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद बार के सदर हसीब चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, आपने क्या प्रेसिडेंट सेट किया है आज? अगर वकला अदालतों का एहतराम नहीं करेंगे, अदालत आलिया पे जिस तरह पथराव किया गया, क्या आप तवक्को रखते हैं कि एक आम आदमी अदालत का एहतराम करेगा? देखिए, अगर तो मैं डायरेक्ट आपके इस क्वेश्चन का सवाल जवाब नहीं किया, इसका मैं जवाब दूं तो वो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। हर मामले के दो पहलू होते हैं। आपको पहले इसका बैकग्राउंड देखना होगा कि ये वाक़या रुनमा क्यों हुआ। एग्रीव्ड सिर्फ ये नहीं है कि जो बात आप कर रहे हैं हाई कोर्ट है, एग्रीव्ड वकला भी हैं। मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो दरमियान हूँ, मैं दोनों तरफ से, मैं तो ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आज भी वो सारा किरदार अदा किया। देखना ये है कि वकीलों ने ये काम क्यों किया। अगर आप ये बात मुझसे पूछेंगे फिर मैं आपको उसका पूरा बैकग्राउंड बताऊँगा, फिर आपको समझ आएगी कि ये जो बात आप कर रहे हैं क्या जस्टिफाइड है कि नहीं। अगरचे ये बात दुरुस्त नहीं है, हाई कोर्ट पे हमला अगर आप समझते हैं ये हमला है, तो मैं बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा, ना जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन यही तो मेरा सवाल है हसीब चौधरी साहब आपसे, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं कि जितने भी एग्रीव्ड हैं, क्या उस गम और गुस्से का इजहार अदालत आलिया की मुकद्दस इमारत के ऊपर करना चाहिए था? वो अदालत जहां पर साइलिन इंसाफ के उसूल के लिए आते हैं, अगर उस पर इस तरह से पथराव होगा और इस तरह जोर जबरदस्ती होगी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को महसूर रहना पड़ेगा कई घंटे तक, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं सर कि कोई वेटेज देगा उस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अगर वकला नहीं देंगे? मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है। ठीक बात, उस वक्त माहौल ऐसा नहीं था कि चीफ साहब बारूम में आते, लेकिन ये मामला हुआ क्या उसकी मैं सिर्फ 1 मिनट में वजाहत कर दूं। 4 चैम्बर बने और 200 चैम्बर गिरा दिए गए, और जिन लोगों ने ये चैम्बर गिराए साजिश उन्होंने की। 200 चैम्बर्स आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले के बने हुए हैं, और वो लोग जिन्होंने उनके अंदर कंप्यूटर्स पड़े हैं, जिनकी फाइलें वहाँ पड़ी हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पड़े हैं, और बहुत से लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पड़े हैं। हसीब चौधरी साहब, मैं यही तो कह रहा हूं सर कि अदालत आलिया का इसमें क्या कसूर है? अदालत आलिया के चीफ जस्टिस का इसमें क्या कसूर है? सर मैं तो सवाल मेरा फिर सादा सा है कि अगर आपके चैम्बर्स गिरे तो इसमें चीफ साहब का क्या कसूर था? अदालत आलिया की इमारत का क्या कसूर था? मैं आपसे एग्री करता हूं, आपसे एग्री करता हूं, चीफ साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं आज सारा दिन भी यही बात करता रहा और अभी भी मैं सबके सामने ये कहने के लिए तैयार हूं, चीफ साहब का कोई कसूर नहीं है। चीफ साहब चूंकि इस वक्त चीफ साहब हैं और लोगों की नज़र सिर्फ उन पे है, और वो आज तक हुकूमत जिनके पास हम जाते रहे पिछले कई अदवार में, एक ईंट नहीं रख सके जो प्लॉट मुशर्रफ दौर में हमें मिला था। हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती तो वो सारे यहाँ आ गए, और कुछ शरपसंद अनासर जो टोटल 5, 7, 10 बंदे हैं, उन्होंने इस सारे मामले को एग्रीवेट किया और ये सबको होस्टेज उन्होंने बनाया, और हमारा भी इमेज तबाह हुआ। अदारा हमारी माँ की तरह है, हम बार को माँ कहते हैं, हम बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं करते, न कर सकेंगे, न करने के लिए आपसे सुनना चाह रहा था। मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था, इसको आप देखेंगे, आपको लीगल रेमेडी की तरफ जाना चाहिए, इसको आप देखेंगे उस बैकग्राउंड के साथ। देखें, मेरा तो अपना मिजाज है, मैंने पूरा 1 साल बिल्कुल एक स्ट्राइक नहीं होने दी, किसी इशू को इशू नहीं बनने दिया। चीफ साहब की मैं तारीफ इसलिए भी करूंगा कि 1 साल में हमने जो काम उनको कहा उन्होंने किया, उन्होंने जो हो सकता था, जितना तावन कर सकते थे किया, और हम भी तावन करते रहे। लेकिन इस वक्त चीफ साहब और वकला के दरमियान में ब्रेक का किरदार अदा करने के लिए मैं इस वक्त ना उधर जस्टिफाई कर सकता हूँ ना इधर कर सकता हूँ। नहीं, उसके लिए फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का एक काम आप कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं कि जो लोग आप जिन्हें शरपसंद नासिर कह रहे हैं, जो काली भेड़ें आपकी सफों में मौजूद हैं, सबसे पहले उनके लाइसेंस तो कैंसिल कर सकते हैं ना जी आप। देखिए ना, सिर्फ लाइसेंस कैंसिल अगर करेंगे तो ये एकतरफा कार्रवाई है। आप उनकी बात भी करेंगे और ये बात करनी पड़ेगी। वो लोग जिन्होंने वहां चैम्बर गिराए, ये साजिश की और ये उन लोगों को मजलूम किया, उनकी आवाज भी सुननी पड़ेगी। अगर ये काम आप नहीं करेंगे, अगर मेरी सुन लें, अगर ये आवाज अगर नहीं सुनी जाएगी, मेरी बात सुन लें, नहीं पहले मेरी बात सुनेंगे, आपकी बात अपनी जगह, ये बात आवाज उनकी अगर नहीं सुनी जाएगी तो ये मसला अगर आज हल भी होगा, ये कल फिर दोबारा पैदा हो जाएगा। इसलिए कि पहले मसले का हल निकालेंगे, ये मसाइल पैदा नहीं होंगे।
ये जो उसके साथ शरपसंद जुड़ा हुआ अनासर है सर, इनको तो ये फिर शय मिलेगी। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे ये तो कल को फिर आ जाएंगे और कल फिर धावा बोल देंगे अदालत आलिया की इमारत के ऊपर। फिर आप क्या करेंगे? फिर कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? बार कौंसिल के साथ कल हमारी 11 बजे मीटिंग है। चूंकि रेगुलेटरी बॉडी है, कार्रवाई उन्होंने करनी होती है, वहां सारा मौकफ रखेंगे, लेकिन दोनों मौकफ रखेंगे। नहीं, आप सिफारिश करेंगे कि इनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बेंच भी मोहतरम है, दोनों में बैलेंस कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए जी। एक तरफ नहीं होगी, दूसरी तरफ भी होगी। जिन्होंने साजिश की है, ये साजिश जिन्होंने की, हम उसको बिल्कुल दूसरी तरफ की कार्रवाई के लिए तो लीगल रेमेडी है ना, लीगल रास्ता है मामला। लेकिन बार काउंसिल बराए रास्त जो शरपसंद अनासिर मौजूद है जिन्हें आप काली भेड़े, मतलब उनके खिलाफ तो बार काउंसिल डायरेक्टली कार्रवाई कर सकती है ना? जी कर सकती है जी। क्या सिफारिश करेंगे सर बार काउंसिल को, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं दोनों सिफारिशें करूंगा, बार कौंसिल को भी करूंगा और उन लोगों के खिलाफ भी करूंगा जिन्होंने ये मसला पैदा किया। रात के 1 बजे आके वकीलों को जख्मी किया। 10 वकील हमारे वहां से उठाए गए, मिसिंग हुए, जख्मी हुए, चैम्बर गिराए गए। इसका फैसला सर बार काउंसिल ने नहीं करना ना, ये तो अदालत जाए। आप 300 पुलिस वाले अदालत जाइए, अदालत आलिया मेरे सामने जस्टिस साहब के सामने रखिए। आज चीफ जस्टिस साहब से जाके बात कर लेते हैं। बात की है लेकिन जिन लोगों ने इससे पहले ये काम किया है सर, जिन लोगों ने इलीगल काम किया है उनके खिलाफ एक्शन लेने के बाद जाए ना सर, ताकि चीफ जस्टिस साहब को पता चले कि आप कार्रवाई करके आए हैं। मैं एग्री करता हूं बिल्कुल दुरुस्त जाना चीफ साहब के पास ही चाहिए था, लेकिन जाने का तरीका गलत था। जैसे अभी आपने कहा कि उनके पास जाना चाहिए, बिल्कुल गए हैं, लेकिन गलत तरीके से गए। जाना उधर ही चाहिए था और उधर ही जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसीब चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हसीब चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे हैं कि कल बार काउंसिल का इजलास है, उसके अंदर फैसले किए जाएंगे, लेकिन बार कैफ वो डटे हुए हैं, वकला के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा दिखाई दे रहे हैं। क्या होता है यकीन ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि वैक्सीन के हकदार, कोरोना वैक्सीन के हकदार हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर बड़े घर वाले। इस आम मामले पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। फौज में जाना है, नई पुलिस में जाना है। 2004 में एक नौजवान को उसके वालिदैन मुस्तकबिल के हवाले से कुछ ऐसे ही मशवरे दे रहे थे, लेकिन नौजवान ने वालिदैन का मशवरा तस्लीम नहीं किया। उसकी आंखों में ख्वाब था, उसके सीने में जुनून था। वो पहाड़ों को अपने कदमों तले लाने का ख्वाब हमेशा देखता रहता है। उसे सब जिलाली परचम बुलंद चोटियों पर लहराने का जुनून था। उसके पांव बर्फ और चट्टानों को मुसख्खर करने के लिए बेताब थे। उसके सामने सबसे पहले माशी मसाइल का कोहे हमालिया था, लेकिन उसने उस हमालिया को मुसख्खर किया। स्कर्दू बाजार से सेकेंड हैंड सामान लिया और 2006 में गिलगित की ही 8000 मीटर की ग्लेशियर बर्म चोटी सर की। 2016 में नांगा पर्वत पर सब जिलाली परचम लहराकर अपना ख्वाब पूरा किया। सब जिलाली परचम अपने सीने पर सजाए उस नौजवान को आज दुनिया मोहम्मद अली सदपारा के नाम से जानती है। 8000 मीटर से बुलंद 8 से ज्यादा चोटियां सर करने वाले मोहम्मद अली सदपारा के कदमों को करार नहीं आया। उसने 1 साल के अंदर 8000 मीटर की 4 चोटियां भी सर की, लेकिन उसके पांव थे कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए बेताब हुए चाहते थे। उन्होंने इसके लिए एक खतरनाक मिशन का आगाज किया, वो मिशन जिससे वापसी नामुमकिन थी। यह मिशन इस कदर खतरनाक था कि उस पर जाने वाले हर 4 में से एक कोहपैमा कभी लौट कर वापस नहीं आए। इस मिशन पर रवानगी से कबल उसने अपने दोस्त अहबाब को भी यही कहा था कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करके दम लेगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान का नजराना क्यों ना पेश करना पड़े। इस बार वो मौसम सरमा में K2 सर करने का कठिन मरहला सर अंजाम देना चाहता था। उसने एक बार कोशिश की, मगर तेज हवाओं, खराब मौसम और सख्त सर्दी ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। अगली मरतबा फिर वो अपने 2 मजीद कोहपैमा दोस्तों के हमरा इस मिशन पर रवाना हुआ। इस बार तेज हवाएं, खराब मौसम और सख्त सर्दी उनके कदमों को रोक नहीं सकी। मोहम्मद अली सदपारा आगे बढ़ते रहे। उनके सफर की कामयाबी के लिए सारी कौम दुआएं मांगने लगी। जुमे की दोपहर 4 बजे तक मोहम्मद अली सदपारा का बेस कैंप से राब्ता रहा, लेकिन फिर अचानक ही उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। हर गुजरते घंटे के साथ जिंदगी की उम्मीद दम तोड़ती जा रही है। सदपारा जैसे जीदार बार बार पैदा नहीं होते हैं। ये शख्स पूरी दुनिया के कोहपैमा बरादरी को पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हो चुका है। अल्लाह इस मिशन को पाकिस्तान के लिए आफियत, मस्बत तवानाई का इस्तारा बना दे। सदपारा ने अपनी जोखिम में डालकर सब जिलाली परचम की शान बढ़ा दी है। ये शख्स नहीं है, ये पाकिस्तान के टूर, ट्रैवल, कोपेमाई, आइडियल जोग्राफिया से जुड़े बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता एक संगे मील है। आज सारी कौम पहाड़ों के इस बेटे की वापसी के लिए उसकी राह तक रही है।
खून जमा देने वाली सर्दी, 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और दुश्वार गुजार घाटियों की मौजूदगी के बावजूद अभी तक उनकी जिंदगी की उम्मीद बाकी है। मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों के हवाले से 3 दिन गुजरने के बावजूद कौम किसी मोर्चे की मुंतजर है। आज सब जिलाली परचम के साए तले सबकी नजरें K2 की चोटी से जिंदगी की उम्मीद पर टिकी हुई हैं। दुआएं बुलंद हो रही हैं, मनाजात की सदाएं हैं। कौम गिड़गिड़ा कर अपने रब से कोपेमाओं की जिंदगी की इल्तिजा कर रही है। मोहम्मद अली सतपारा ने आज अपना मिशन मुकम्मल कर दिया है। पूरी दुनिया में सतपारा के साथ पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। पहाड़ों का बेटा संगलाख चट्टानों पर पाकिस्तान का नाम कंधा कर चुका है। अब पूरी कौम सब जिलाली परचम में सीने पर सजाए मोहम्मद अली सतपारा की इस्तक़बाल है। सभी की एक ही ख्वाहिश है, काश कोई मुआज़ा रूनुमा हो जाए। इसी नेक ख्वाहिश के साथ, इसी तमन्ना के साथ ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।